ठीक है, एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन इंडिया का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूजीसी नेट। हुआ क्या कि जो भी ब्रिटिश पीरियड था वो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया। ये सबसे पहला काम आरपी दत्त ने किया। आरपी दत्त ने पूरे ब्रिटिश पीरियड को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्टेज को मर्केंटलिज्म की स्टेट कहते हैं, दूसरे को इंडस्ट्रियलिज्म और तीसरा फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। तो शुरुआत में क्या था, प्राइमरी स्टेज में कि ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके अलावा इनका फोकस कहीं और पे नहीं था। लेकिन जब सेकंड स्टेज आया तो अब इंडस्ट्रियल को बैठाने के लिए इनको चीप लेबर और रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। चीप लेबर के लिए चीप लेबर, रॉ मटेरियल और कैपिटल टू इन्वेस्ट। तो इसके लिए इनको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी था और बेसिकली अग्रेनियन स्ट्रक्चर में। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करने की कोशिश की। बट एक बार इस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का हम क्विक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये डेवलप हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब बैटल ऑफ प्लेसी हुआ 1757 में, तो उस समय कंपनी ने बहुत सारा जो ज़मींदारी था बंगाल का, जैसे कि एक 24 परगनाज, बंगाल के 24 परगनाज के ज़मींदारी को एक्वायर कर लिया। मतलब छोटे लेवल पे इन्होंने अब धीरे धीरे ज़मींदारी को एक्वायर करना चालू कर दिया। फाइनली क्या होता है कि जब बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, उस समय इंग्लिश जीत जाती है और इन्होंने फाइनली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होने के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होने के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी एक्वायर कर लिया। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव का पीरियड चालू होता है 1765 से 1772 तक। इन्होंने डुअल सिस्टम लगा दिया। डुअल सिस्टम के अंदर में क्या था कि नायब दीवान, जिनको कि राइट दिया गया कि आप रेवेन्यू को कलेक्ट कीजिए, तो 2 नायब दीवान को अपॉइंट किया गया। पहला था मोहम्मद रजा खान, जो कि बंगाल का नायब दीवान बना, और दूसरा था राजा सितब रॉय, जो कि बिहार का बना। और इनको ये बोला गया कि आप जितना ज़्यादा रेवेन्यू हो सके उतना ज़्यादा कलेक्ट कीजिए। जाहिर सी बात है कि इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होगा। पीजेंट के ऊपर बहुत हाई प्रेशर हो गया। पीजेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया, एक्सप्लॉइटेशन अपने पीक पे चला गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1769-1770 के आसपास बंगाल में एक टेरिबल फैमिन देखने के लिए मिलता है। उसमें क्या होता है कि नियरली 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल जो होता है वो वाइप्ड आउट हो जाता है, सिर्फ इस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतना ऑपरेसिव रेवेन्यू फार्मर से लेना चालू कर दिया। फाइनली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में इनका क्रिटिसिज्म होता है और 1772 में इस डुअल रूल को एंड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से कंपनी क्या बोलता है कि हम नायब दीवान के द्वारा नहीं, हम खुद रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। और तभी से ये शब्द फेमस हुआ कलेक्टर। एक कलेक्टर अपॉइंट करती थी, जो कि कंपनी के खुद के ऑफिशियल्स होते थे। ये कलेक्टर का काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना। पहले ये रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा था, नायब दीवान। अब ये रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, कंपनी खुद कलेक्ट करेगा अपना ऑफिशियल अपॉइंट करके, और ऑफिशियल को कलेक्टर बोला जाता है। फाइनली 1772 में वारन हेस्टिंग आता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का एरा खत्म होता है। और रॉबर्ट हेस्टिंग आने के बाद से एक फार्मिंग सिस्टम लेके आता है। फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, ये एक तरह का बिडिंग सिस्टम था। बिडिंग सिस्टम, इसमें जो भी लैंड होता था उसका रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, इसके लिए बिडिंग होता था। और जो भी बिडिंग में हाईएस्ट बिडर होता था उसको वो लैंड दे दिया जाता था कि अब आपको राइट है कि आप इस लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए दिया जाता, 5 साल के लिए। और इसीलिए इसका नाम पड़ गया 5 साल बंदोबस्त। इसके अंडर में क्या होता था कि वो 5 साल तक जो भी हाईएस्ट बिडर होता था उनको बोला जाता था कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करो। तो इसमें भी ठीक वही चीज़ हुआ, क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, कोई रेवेन्यू फार्मर आ रहा है जिसको कि सिर्फ काम दिया गया है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए, तो उसका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट लैंड के इंप्रूवमेंट में नहीं होगा। और अगर पर्सनल इंप्रूवमेंट लैंड के इंप्रूवमेंट में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो पीजेंट पे फिर से ऑपरेसिव होगा। बहुत ज़्यादा ऑपरेशन दोबारा से पीजेंट का हुआ, इसलिए फाइनली 1777 में ये फेल हो गया और इसको भी स्टॉप कर दिया गया। उसके बाद से वारन हेस्टिंग ने 5 साल बंदोबस्त की जगह पे सालाना बंदोबस्त लेके आया। मतलब ईयरली सेटलमेंट करेंगे, 5 ईयरली नहीं करेंगे। और यहीं से पहली बार आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट निकल करके आया। और इसीलिए क्या हुआ, अकॉर्डिंगली लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में इंडिया भेजा गया कि जाइए आप कुछ रूल आउट कीजिए कि कैसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट कर सकते हैं। और फाइनली 1719 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये ज़मींदार को ऑनर माना लैंड का। हालांकि इसमें एक डिबेट हुआ जेम्स ग्रांट और जॉन सोर के बीच में। जेम्स ग्रांट का मानना ये था कि जो लैंड का ओनर होता है वो किंग होता है, क्योंकि इसने मुग़ल को देखा और मुग़लों को अध्ययन करने के बाद से इसको ये लगा कि किंग इज़ द सोल ओनर ऑफ द लैंड, इसलिए जो भी सेटलमेंट होना चाहिए वो किंग के साथ होना चाहिए। लेकिन जॉन सोर और इसी फैमिली का लॉर्ड कॉर्नवालिस भी था, इनका मानना था कि नहीं, जो ओनर होता है लैंड का वो ज़मींदार होता है, इसलिए ज़मींदार के साथ हमको डायरेक्ट सेटलमेंट करना चाहिए और किसी के साथ नहीं। और इस क्या हुआ कि एक 10 ईयर सेटलमेंट
10 साल का सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया ज़मींदार के साथ ऑन द बेसिस ऑफ 89% रेंटल। 89% रेंटल और 11% बोला कि ज़मींदार आप अपने पास रख लो और 89% रेंटल आप हमको दे देना। ठीक है, तो ये जो 10 ईयर सेटलमेंट था इसी को अपन डेसिमल सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। और यही डेसिमल सेटलमेंट बाद में जा कर के मतलब 1-2 साल के बाद में इसको एक नाम पड़ गया विच इज़ पॉपुलरली नोन एज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अपने को 3 सेटलमेंट देख लेना है। ये पहला परमानेंट सेटलमेंट था, दूसरा आपका रैयतवारी सेटलमेंट था, ठीक है, और तीसरा आपका महलवारी सेटलमेंट था। एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, हालांकि इसको हम लोग डिटेल में करेंगे परमानेंट रैयतवारी और महलवारी में। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो सेटलमेंट था वो ब्रिटिश और ज़मींदार के बीच का सेटलमेंट था। ठीक है, कि ज़मींदार को लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट दे दिया गया है, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, 89% रेंट दे देगा वो ब्रिटिश को और 11% वो खुद के पास रख लेगा। लेकिन ये भी फेल हुआ। क्यों फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, वो अपन आगे देख लेंगे। फिर आया रैयतवारी। रैयत का मतलब होता है पीजेंट। ठीक है, जो पीजेंट होते थे, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो ज़मींदार मिडिल मैन का काम करता था, अब इस मिडिल मैन को हटा दिया गया, डायरेक्ट पीजेंट के साथ ब्रिटिश ने सेटलमेंट कर लिया। इसी को कहते हैं रैयतवारी सेटलमेंट। ठीक, ये हम लोग को जनरली साउथ इंडिया में देखने के लिए मिला था। ये कहाँ परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, उड़ीसा इस एरिया में मिला था, ये रैयतवारी साउथ इंडिया में मिला था। बट ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर बात करेंगे पंजाब वगैरह के एरिया में, तो वहाँ पे महलवाड़ी सेटलमेंट था। महलवाड़ी सेटलमेंट क्यों था, क्योंकि वहाँ पे रैयत जो थे उनके पास मतलब वहाँ पे ज़मीनें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। इसलिए क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी ज़मीनें थी उनको कंबाइन करके एक महल बोला गया कि ये एक पूरे महल है, और इस महल पे मतलब पूरे गाँव से डायरेक्ट सेटलमेंट होता था, इसलिए सेटलमेंट का नाम पड़ा महलवाड़ी सेटलमेंट।